Hello student, I am Madhukar Mishra from SSPC Academy, तेजपुर असम। बच्चों आज जो है क्लास 11th का जो है हम पहला चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं और दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो बच्चों, जो ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको क्लास 11th में सबसे पहले रखा गया है। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है अपने आप में ये चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम 11th की बात करते हैं तो 11th में अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 11th में जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री है उसका लगभग 10 से 15% क्वेश्चन जो है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से पूछा जाता है। और ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में बेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से करना ही पड़ेगा। ओके, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। एक बात और बच्चों, पहली बात तो ये 10 से 15% क्वेश्चन आपको दिला देता है एग्ज़ाम में, और दूसरी बात कि इस चैप्टर को आप अच्छे से जब कर लेते हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है नीट और जेई एग्ज़ाम में वो ओवरऑल 35% ऑलमोस्ट रहता है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको कमांड लाना है तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका इम्पोर्टेंस और इसका वेटेज एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर अपना। तो इसका जो स्टार्टिंग है ये हम समझ रहे हैं कि कहाँ से होना चाहिए। तो सबसे बेसिक पॉइंट से जो है इसका स्टार्टिंग होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं डिस्कस करूँगा यूनिवर्स की। क्या चीज़? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या चीज़ होता है बच्चों? तो यूनिवर्स की अगर बात करते हैं तो यूनिवर्स जो होता है ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से? दो चीज़ों से। पहली चीज़ क्या है? दैट इज़ मैटर। ओके, पहली चीज़ क्या है? मैटर। और दूसरी चीज़ क्या है? एनर्जी। तो हम बात अगर करें यूनिवर्स की तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहली चीज़ क्या? मैटर। ओके, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है? एनर्जी। मैटर और एनर्जी दो चीज़ें आपस में कंबाइंड होकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, तो जो ये एनर्जी है ना, एनर्जी, इसको हम बेसिकली थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में अच्छे से चर्चा करते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ होती है। एनर्जी तो आप लोगों को पता ही होगा कि एनर्जी जो होती है ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या देखा कि अभी मैंने मैकेनिकल वर्क किया तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लगातार होता रहता है। जैसे कि लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं थ्रू सोलर पैनल। ओके, तो ये सब एनर्जी का इंटर कन्वर्जन लगातार होता रहता है। तो ये एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिकली केमिस्ट्री की शुरुआत होती है वो मैटर से होती है। कहाँ से? मैटर से। तो मैटर के बारे में हमको जो है अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों अगर मैटर की बात करें तो मैटर को सबसे पहले जो है इंडियंस ने, जो कि कहे जाते हैं एंशियंट इंडियंस, मतलब हमारे प्राचीन भारतीय और जो ग्रीक फिलॉसफर थे, उन्होंने इस मैटर को बोला कि जो ये मैटर है ना, मैटर, अब मैं मैटर पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने मैटर को बोला कि मैटर जो है बेसिकली 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कितनी चीज़ों से? 5 चीज़ों से। पहला क्या? एयर, ठीक। और दूसरा क्या? अर्थ, एयर अर्थ, ओके। और तीसरा चीज़ क्या? तीसरा चीज़ फायर, आग, ओके। और चौथा चीज़ था वाटर। क्या चीज़? वाटर। और पांचवा चीज़ क्या था? स्काई। तो इस तरह से हमारे जो इंडियन एंशियंट थे
और साथ में जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला कि जो मैटर होता है ये इन 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मैटर के बारे में आपको ये चीज़ जानकारी मिल रही है कि ये मैटर क्या होता है। तो बेसिकली मैं एक चीज़ और चर्चा करना चाहूँगा कि मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है जो क्लास 8th से और क्लास 9th से क्लास 10th से बच्चों को अच्छे से पता होती है कि मैटर क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबको पता होगा कि यूनिवर्स में पाई जाने वाली कोई भी चीज़, ठीक है, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है, जिसका थोड़ा बहुत मास हो, क्या हो, थोड़ा बहुत मास हो, और वो क्या करता हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो सब कुछ क्या होता है, दैट्स ऑल द थिंग्स विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, ऑलवेज क्या, वो मैटर की कैटेगरी में आता है। और फिर मैटर को जो है इस तरह से जो है बताया गया कि मैटर जो है इन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बच्चों को ये भी देखा, मैंने एक बार एक बच्चे से क्वेश्चन किया, ये बताइए कि जो एयर है ये मैटर है कि नहीं है, हवा जो होती है मैटर है कि नहीं है। तो उसने बोला कि मैटर नहीं है। अरे बच्चों, जो एयर होती है दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, ओके, एंड गैसेज आर ऑल्सो मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्पेस एंड सम मास। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एयर होती है वो भी मैटर ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि मैटर क्या होता है। तो ये जो है ग्रीक फिलोसफर्स और एंशियंट इंडियंस ने ये जो है कॉन्सेप्ट दिया, किसका, मैटर का, ये कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, उसके बाद में मैटर के बारे में दूसरे साइंटिस्ट आए। ठीक है, वो कुल मिला के महर्षि थे, तो उनको साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं, उनका नाम था कश्यप। ठीक है, तो ये महर्षि कश्यप जो है ना, इन्होंने मैटर के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि जो मैटर होता है इसको आप डिवाइड करिए, और डिवाइड करते 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 आप लास्ट में एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां से फर्दर डिवीज़न जो है मैटर का पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जहां से डिवीज़न जो है वो पॉसिबल ना हो, वहाँ पर जो पार्टिकल निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस डिवीज़न continuous division of matter generate a smallest particle। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन ऑफ मैटर जनरेट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, द डिवीजन ऑफ which not possible further। मतलब पार्टिकल जो भी आपका मैटर है उसको आप डिवाइड करते जाओ, तो आप एक ऐसी स्टेज को अचीव करोगे जहाँ से फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और उस इंडिविजुअल पार्टिकल को कश्यप ने बोला कि ये क्या है, ये है एटम। ठीक है, फर्दर डिवीजन ऑफ विच नॉट पॉसिबल फर्दर, जिसका डिवीजन आप फर्दर नहीं कर सकते हैं, और उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, दैट इंडिविजिबल पार्टिकल आर कॉल्ड एज एटम। तो ये जो महर्षि कश्यप है ना, कश्यप जी जिनको कणाद भी बोलते हैं, कणाद ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया एटम का, ये आज के लगभग 2000 साल पहले ही दिया जा चुका था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं मैटर से रिलेटेड इन लोगों ने दिया। ठीक है, तो उसके बाद में जो है 1803, क्या चीज़, 1803 बच्चों, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने बात किया मैटर, तो मैटर क्या होता है,
एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, वो क्या होता है? वो होता है मैटर। ठीक है, अब उसके बाद में मैटर को जो है एंशियंट इंडियंस और ग्रीक फिलोसफर्स ने बताया कि मैटर जो होता है ये जनरली 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिनको हम पंच तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, दैट आर क्या? दैट आर एयर, सॉयल और अर्थ। ठीक है, स्काई, वाटर एंड फायर। ठीक है, तो इस तरह से 5 चीज़ें मिलकर जो है मैटर का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद में मैटर के बारे में महर्षि कणाद या फिर महर्षि कश्यप जो हैं वो बोल रहे हैं कि मैटर जो होता है इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते जाएं तो एट लास्ट हमको एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। उस इनडिविजिबल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? उस इनडिविजिबल पार्टिकल को हम बोलते हैं कि ये एटम है। एटम का मतलब इनडिविजिबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डाल्टन। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये कब ये प्रपोज की गई थी? ये जॉन डाल्टन ने, ये क्या था? ये फर्स्ट साइंटिफिक ठीक है एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड थ्योरी ऑफ एटम। ठीक है, ये पहली थ्योरी थी एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, एटम एंड मैटर। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये पहली थ्योरी है जो एक्सपेरिमेंटली एटम के बारे में दी गई थी। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए और यहाँ से जेईई ने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, नीट ने भी इससे क्वेश्चन पूछा है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखता हूँ, जिन पॉइंट को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप नीट के क्वेश्चन हो या फिर जेईई के क्वेश्चन हो आप गलती कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो ये बोलता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहली बात ये बोलता है कि जो मैटर होता है ना, मैटर जो होता है ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं उस चीज़ को लिख देता हूँ कि मैटर इज formed by or made up by smallest indivisible particles। ठीक है, these particles are called as atoms। ठीक है, ये बोलता है कि कोई भी मैटर है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं और उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दूसरी पॉइंट जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो है ये बोला गया है कि ये बोल रहे हैं कि जैसे एक गिवन एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जितना भी एटम है उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी और उसका मास आपस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। दैट इज़ फॉर अ गिवन एलिमेंट द एटॉमिक मास and chemical properties of all the elements
ऑलवेज सिमिलर। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फॉर अ गिवन एलिमेंट, ओके, फॉर अ गिवन एलिमेंट all the atoms has same mass and same chemical properties, same chemical, किसी दिए गए एलिमेंट के लिए, ठीक है, जितने भी एटम हैं उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एलिमेंट आपका, एक एलिमेंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आयरन। क्या चीज़? आयरन, ठीक है। तो जो आयरन है, आयरन का एक हमने जो है ये टुकड़ा ले लिया। तो आयरन का जो टुकड़ा है बच्चों, इसमें किस टाइप के एटम हैं? Fe टाइप के। क्या हैं? Fe टाइप के। अब इनके मास का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो सारे एटम का मास आपस में बराबर रहेगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ओके, तो बस यही चीज़ जो है ये वाला पॉस्टुलेट कहता है, ठीक है, कि जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो उनके जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर टाइप के होंगे, ठीक है। तीसरी बात जो है बच्चों, ये स्टेटमेंट जो आपने लिखा है ना, ये स्टेटमेंट जो है जेई ने डायरेक्टली पूछ रखा है, ये वाला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द एटम ऑफ different elements, the atom of different elements, ठीक है, has different mass and different chemical properties, different chemical properties। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना, उनके मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो उनके मास भी अलग अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होगी। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हमने एक पीस ले लिया, किसका? आयरन का, ठीक, और दूसरा पीस हमने ले लिया यहाँ पर गोल्ड का। किसका ले लिया? गोल्ड का। ये किसका पीस हमने लिया है? Fe, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट आपका क्या है? आयरन, और दूसरा एलिमेंट क्या है? गोल्ड, जो कि क्या है? डिफरेंट है। अब इनके जो एटम्स हैं उनके मास का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उनके मास जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है पॉइंट? ये कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? मैटर फॉर्म्ड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स which are indivisible and that particles are called as atoms, and the meaning of atoms is indivisible, okay. And the second point is, for a given element all the atoms have same mass and same chemical properties, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि atom of different element have different mass and different chemical properties, जो मैंने दिखाया भी। चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट जो है एटम ऑफ
different elements, atom of different elements combined together in simple whole number ratio, simple whole number ratio and form compound। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करते हैं 1C प्लस 2O, क्या बनाएगा यहाँ पे, CO2। ठीक है, तो कहने का मतलब कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का दो एटम आपस में कंबाइंड होगा। ठीक है, होल नंबर रेशियो में, और क्या बनाएगा, CO2। यहाँ पे C और O का जो रेशियो है वो क्या है, 1 और 2। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कि दो अलग अलग एलिमेंट्स सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो चौथी बात जो है डाल्टन के द्वारा ये बोली गई थी। ठीक है, और 5 नंबर की बात करें, ठीक है, 5 नंबर की बात करते हैं बच्चों। तो 5 नंबर में ये बात बोला गया है, इन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्या चीज़, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम होते हैं वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो कभी क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फिर, वो रीअरेंज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रीअरेंज्ड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये बात कि एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स, ठीक है, रीअरेंज्ड ऑलवेज। ठीक है, दैट इज एटम्स नेवर क्रिएटेड and never destroyed। तो ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी जो है प्रूफ करता है, ये उसका जो है उसको सपोर्ट करता है। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनमें जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित जो 5 रूल थे उनमें से ये 4 रूल को जो है वेरीफाई करता है। कौन, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो इसमें जो है अब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। तो फर्स्ट साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड थ्योरी है जो एटम और मैटर से रिलेटेड दी गई थी। ये इसका जो प्रपोजल आया था बच्चों, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये प्रपोज्ड कब हुई, ये प्रपोज्ड हुई थी, ठीक है, ये प्रपोज्ड हुई थी, मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पर आप देख लीजिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये प्रपोज्ड कब हुई, ये प्रपोज्ड हुई 1803 में, ठीक है, और कब बुक में ये पब्लिश हुई, पब्लिश हुई ये 1808 में। बुक में मैक्सिमम आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, 1808 ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर बेसिकली बात करें तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1803 में ही प्रपोज्ड कर दी गई थी। बुक में ये पब्लिश हुई 1808 में। तो ये 5 चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है।
पहली बात ये बोलता है कि मैटर इज फॉर्म्ड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल आर कॉल्ड एज एटम, ठीक है, एंड दीज पार्टिकल्स फर्दर नॉट डिवाइडेड इनटू सिंपलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन। दूसरी बात ये बोलता है कि किसी सिमिलर एटम का जितना भी किसी सिमिलर एलिमेंट का जितना भी एटम होगा, ठीक है, उन सभी एटम का मास और उन सभी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सब सिमिलर रहेंगी। तीसरी बात कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं तो उन अलग अलग एलिमेंट के एटम को आप निकाल कर मास का और केमिकल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन कराएंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और चौथी बात ये है कि दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइंड हो गए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। वो नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। तो सिंपल होल नंबर रेशियो में दो अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगली बात ये चीज़ बोल रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में, जो पांचवी बात है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो हमेशा रीअरेंज होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी कभी भी लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स आर ऑलवेज रीअरेंज्ड, नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जो ये लॉ है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसमें कुछ जो है लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आइसोटोप के केस में जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये वायलेट करती है, ठीक है। आइसोटोप के केस में ये थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी यही बात बोलती है, ठीक है। इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी जो है कहाँ से जो है थोड़ा सा वायलेशन शो करती है वो भी आपको बता रहा हूँ मैं। बच्चों, ये थ्योरी जो है आइसोटोप के केस में वैलिड नहीं है। आइसोटोप के केस में वैलिड क्यों नहीं है वो भी बता रहा हूँ। आपने इसका जो पहला लिमिटेशन लिखना है वो क्या लिखना है, लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन जो है बच्चों ये है कि फर्स्ट, नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के केस में वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो C12 C13, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, कार्बन है, ठीक। तो अभी आपने पढ़ा कि सिमिलर एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एलिमेंट आपका क्या है, एलिमेंट हमने लिया कार्बन, लेकिन कार्बन में पाए जाने वाले जो एटम हैं वो क्या हैं, वो हैं कार्बन 12 और कार्बन 13। यहाँ पर देखिए मास अलग अलग है, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका मास क्या रहेगा, उनका मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है मास ना, तो यहाँ से वायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आइसोटोप का मतलब उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहाँ भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये दोनों क्या है, आइसोटोप है, ठीक है। तो दूसरा जो बात है वो भी बता दे रहा हूँ, नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोबार के केस में भी ये थ्योरी वैलिड नहीं है। आइसोबार का मतलब आप जानते होंगे कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है बच्चों ये 40 है और
आर्गन, ठीक है, आर्गन का एटॉमिक मास भी 40 है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। कितना होता है? 18। ओके, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। और ये एलिमेंट जो है अलग अलग है ना, एक कैल्शियम है और दूसरा आर्गन है। तो डाल्टन ने क्या बात बोली थी? डाल्टन ने ये बात बोली थी कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका मास हमेशा क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन इनका मास क्या हो रहा है? मास सेम हो रहा है, ठीक है। तो डाल्टन का जो थ्योरी है वो यहाँ पे वायलेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑलवेज कॉन्सिस्ट डिफरेंट मास, लेकिन यहाँ पर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉन्सिस्ट सेम मास। तो यहाँ से जो है वायलेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये दो केस आप याद रखेंगे। यहाँ पर मैं आइसोबार का जो है आइसोटोप का एक केस और लेके चल रहा हूँ, हाइड्रोजन 1 ठीक है, हाइड्रोजन 2 जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम, ठीक है। और फिर इसी का एक आइसोटोप है 1H3, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। तो इस केस में भी देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास क्या है? अलग अलग है, ठीक है, मास क्या है? अलग अलग है। एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों ही हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन इसका जो है मास अलग अलग है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास क्या देखने को मिल रहा है? अलग अलग देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ क्या? आइसोटोप। तो यहाँ पर भी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है बच्चों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। अब इससे रिलेटेड मेंस में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड जो मेंस और नीट के PYQs हैं जो पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तो हमसे एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक बात बोल देता हूँ कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 5 जो है रूल हैं, ठीक है। उसमें एक रूल जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो है क्या? गैलुसेक के द्वारा दिया गया था कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में कंबाइंड होती हैं और गैस का ही फॉर्मेशन करती हैं, तो इस कंडीशन में वो जो गैसें होती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, इनमें जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर में रहता है। क्या रहता है? सिंपल होल नंबर में रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? गैलुसेक लॉ ऑफ जो है वॉल्यूम है, ठीक है। गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जो है किसी रिएक्शन में जो दिया गया था वो क्या दिया गया था कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में कंबाइंड हो और फिर से गैस का ही फॉर्मेशन करें, तो इस केस में गैसें जो होती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, उनके वॉल्यूम में सिंपल होल नंबर रेशियो पाया जाता है, ठीक है। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब 1 2 3 करके इस तरह से, कभी भी पॉइंट में वैल्यू नहीं आती है। तो व्हेन 2 गैसेज कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अनदर गैसेज देन द वॉल्यूम रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑलवेज पॉजेस क्या? सिंपल होल नंबर रेशियो। ओके, तो ये वाला लॉ जो है ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है। बाकी जितने भी लॉज हैं वो सारे लॉज जो हैं ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाते हैं। अब वो लॉज हैं क्या? वो लॉज जैसे कि क्या हुआ? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ओके, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और यही गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये 5 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, और इन 5 लॉज में जनरली 4 लॉज जो हैं ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाते हैं, और जो 5th जो लॉज है गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है
और जनरली नीट और मेंस कहीं ना कहीं ये जो गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है इसको इनके ऑप्शन में डालकर क्वेश्चन जो है वो गलत करा लेता है बच्चों से। तो अभी से जो है मैं ये सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस में जो ये पहला क्वेश्चन है ये मैं 2024 से लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन के अकॉर्डिंग इनमें कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही नहीं होंगे, ठीक है, गलत होंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट इन मास। तो ये जो आपका ये पॉइंट है ये सही है कि गलत है? तो ये तो अभी मैंने बताया कि इन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका मास आपस में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो अगर ये गलत है तो ये आपके ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए ये जाएगा। ये आपको दिया रहेगा ABCD ऑप्शन करके, इसका फिर से ऑप्शन दिया रहेगा जिनमें इनमें से दिया रहेगा कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है, वो इनकरेक्ट है। ओके, फिर क्या है, मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बोला था कि मैटर जो होता है वो कॉन्सिस्ट करता है इनडिविजिबल एटम को। ठीक है, इनडिविजिबल, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बोल रहा है कि मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन में बी भी आ जाएगा। ठीक है, अगला, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। तो ये बात भी मैंने बताई आपको कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। वो मैंने फॉर्मेशन करके बताया भी था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो लास्ट वाले को, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द गिवन एलिमेंट इंक्लूडिंग मास। हाँ, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, हैव सेम प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ गिवन एलिमेंट। हाँ चलो ठीक है, ये हटाओ। ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मास आर डिफरेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी दिए गए एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका मास आपस में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कि किसी दिए गए एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका जो मास रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, डी स्टेटमेंट भी क्या है, डी स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बोल रहा है कि गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका मास डिफरेंट है। और डाल्टन क्या बोलते हैं कि गिवन एलिमेंट के, किसी दिए गए एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका मास क्या होगा, सेम होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी भी इसका ऑप्शन जाएगा। उसके बाद में क्या बोल रखा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। तो ये बात भी इन्होंने बोला। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम कभी प्रोड्यूस नहीं होते हैं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है, वो हमेशा रीअरेंज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा वो क्या होगा, ABD होगा। बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डाल्टन के अकॉर्डिंग ABD है, और करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, B और E, सॉरी C और E। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना, इसका मतलब C और E ऑप्शन में नहीं होगा, बिकॉज दिस इज करेक्ट। ABD ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। इसका मतलब ऑप्शन में हमको क्या ढूंढना है, ABD। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, एमंग द फॉलोइंग नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन। ठीक है, डाल्टन के द्वारा कौन सी बात प्रपोज्ड नहीं की गई थी, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसमें क्या बोल रखा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम दैट इज एटम नॉट डिस्ट्रॉयड एंड नॉट क्रिएटेड इन एनी केमिकल चेंज। तो ये बात तो सही है ना। तो कहने का मतलब
ये तो डाल्टन के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था और हमको क्या ढूंढना है, जो प्रपोज्ड नहीं किया गया था। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ये भी इन्होंने बोला था ना, डाल्टन ने ये भी बोला था कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के या फिर किसी गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनका मास क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग है ये वाला ऑप्शन, बी वाला, ठीक है। ए और बी डाल्टन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो डाल्टन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये और बी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं सी पर। इसमें क्या लिखा है, व्हेन गैसेस कंबाइंड एंड रिप्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। जो अभी मैंने स्टेटमेंट आपको समझाया था, गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये बोलता है कि दो अलग अलग गैसें जब मिलकर तीसरी गैस का फॉर्मेशन करती हैं तो उनके वॉल्यूम में जो होता है सिंपल होल नंबर रेशियो देखने को मिलता है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि टोटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से 5 लॉज हैं, जिनमें से 4 लॉज जो हैं आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं। एक लॉ एक्सप्लेन नहीं होता है, दैट इज गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, और वो यही वाला है। तो कहने का मतलब डाल्टन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन नहीं है, तो सी ही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे वाला देख लीजिए, द मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ठीक है, इंडिविजिबल एटम। तो ये बात तो डाल्टन के द्वारा बोली गई थी, तो ये डाल्टन के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ये 2020 का मेंस का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद में नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर से देखो ये आपसे गलती करवाने की कोशिश कर रहा था। देखिए इसमें क्या लिखा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इनमें से इन चार स्टेटमेंट में से कौन से चीज़ को या फिर कौन से ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो जिसको एक्सप्लेन नहीं करता है वही इसका आंसर होगा। इसमें देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये चीज़ एक्सप्लेन होती है, ये चीज़ जो है एक्सप्लेन होती है किससे, डाल्टन थ्योरी से। तो इसमें क्या ढूंढना है, जो एक्सप्लेन नहीं होती है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अभी बताया हूँ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितने भी लॉज हैं, 4 लॉज, बेसिकली 4 लॉज जो हैं ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाते हैं। एक लास्ट लॉ जो है गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या फिर गैसियस वॉल्यूम, ये जो है ये एक्सप्लेन नहीं होता है किससे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि हमें एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा लॉज ढूंढना था जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता था, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर हम मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे और बहुत बेसिक सी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो थैंक यू।